हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। ये हमारा 11th ईयर PYQ है ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? फोनीम है, या फिर मॉर्फोलॉजी, या फिर सिंटेक्स, या फिर सिमेंटिक्स। तो जो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको फोनीम्स बोलते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। A, B, C, D, S ये सारे जो हैं हमारे वो फोनीम्स कहलाते हैं। इनमें एक होता है डायग्राफ्स और एक होता है ट्राइग्राफ्स। जब दो फोनीम्स मिलते हैं, दो फोनीम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? डायग्राफ्स बनाते हैं, और 3 फोनीम्स मिलकर के ट्राइग्राफ्स बनाते हैं। डायग्राफ्स मतलब जैसे कि स्पीच लिखा, स्पीच लिखने में जो डबल ई आया तो ये डबल ई क्या बनाएगा? डायग्राफ बनाएगा। और जैसे हाइट लिखा गया, हाइट लिखने में जो IGH आया वो 3 फोनीम्स मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको ट्राइग्राफ्स कहेंगे। तो फोनीम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। टोटल 44 फोनीम्स होते हैं। डायग्राफ और ट्राइग्राफ दो मिलकर फोनीम्स मिलकर डायग्राफ बनाते हैं, 3 फोनीम्स मिलकर के ट्राइग्राफ बनाते हैं। और एक होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो वो है फोनीम्स, और वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा तो वो है मॉर्फीम। वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? मॉर्फीम होती है। सिंटेक्स मतलब पता है, जो रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं उसी को सिंटेक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फोनीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रीडिंग फॉर एन इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसको पढ़ना, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? जब टीचर बच्चों को रिटन मटेरियल को, क्योंकि रिटन इंस्ट्रक्शन किस में दिया जाता है? रिटन मटेरियल्स में दिया जाता है। तो रिटन मटेरियल है, उसको बोल करके, रीड करके बच्चों को एक्सप्लेन कर रही है, तो फिर वो किस तरीके का एग्जाम्पल हो गया? राइटिंग और रीडिंग कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन को कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन होगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, राइटिंग करके, रीडिंग करके, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। तो कहा गया अगर इंस्ट्रक्शन मटेरियल को रीड करना है तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल के रीड करने को कौन से एग्जाम्पल में रखेंगे? तो वो आएगा हमारा राइटिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन चैनल में, क्योंकि पहले लिखा है उसने इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद उसको रीड करके बच्चों को बताया है। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन हुआ है, तो क्या हो गया? राइटिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस लर्निंग इज। 2 तरीके की लर्निंग होती है, एक एसिंक्रोनस और दूसरी होती है सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग, एसिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है? जब जो भी कोर्स है उस कोर्स के कंटेंट को जब सेपरेटली बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग लोकेशन पर पढ़ते हैं, तब उसको एसिंक्रोनस लर्निंग कहा जाता है। और जब उसी कंटेंट को या फिर उसी कोर्स को सारे बच्चे गैदर होके पढ़ते हैं, इकट्ठा पढ़ते हैं, या फिर ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, या फिर क्लास में टीचर क्लास ले रहा हो, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो होता है वो सिंक्रोनस लर्निंग में। तो इस वजह से इंस्टेंट मैसेजिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंस्टेंट चैट है, ये तीनों चीज किस में आ जाएगी? ये तीनों आएगी सिंक्रोनस लर्निंग में। ये आएगा सिंक्रोनस लर्निंग में। और एसिंक्रोनस लर्निंग में क्या आएगा? टेक्स्ट बुक आएगा। ये आएगा एसिंक्रोनस लर्निंग में।
अब जब इंस्टेंट मैसेजिंग में दो लोग इंटरेक्ट होते हैं, मतलब दो लोगों का इंटरेक्शन होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 3 से 4 लोग या फिर 4 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। चैट में भी 2 से 3 लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, सिंक्रोनस लर्निंग, मतलब साथ में बैठ करके किसी चीज का कंटेंट का, सिलेबस का, कोर्स का डिस्कशन हो रहा है या फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो ये सिंक्रोनस में हो गया। और टेक्स्ट बुक अलग से बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग बैठ के, जब अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट बुक आ जाएगा एसिंक्रोनस लर्निंग में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द टीचर रेफर्स टू द रूल्स फॉर एंगेजिंग इन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रूल्स बता रही है जिससे कि बच्चे ठीक तरीके से और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन में इंगेज कर सकें। तो फिर वो किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है, प्रैग्मेटिक्स पर या फिर सिमेंटिक्स पर या फिर फोनोलॉजी पर या फिर मॉर्फोलॉजी पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज प्रैग्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हेन अराउंड 2 months बेबीज बिगिन टू मेक वोवेल लाइक नॉइजेस, तो इट इज कॉल्ड। 2 महीने का बच्चा है, ठीक है, लगभग, अगर उसने वोवेल तरीके की, मतलब जो स्वर वाली आवाजें होती हैं, आ ओ करके, इस तरीके से वो अपनी जो भी उसको मैसेज देना होता है या फिर जो भी उसको डिलीवर करना होता है अपना थॉट, तो इन सब वोवेल तरीके की आवाजें निकाल करके जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है 2 महीने के अराउंड, तो उसको क्या कहते हैं, बैबलिंग बोलते हैं, कोइंग बोलते हैं, क्राइंग बोलते हैं कि टॉकिंग बोलते हैं, उसको कोइंग बोलेंगे। और ये कम से कम 4 से 5 मंथ तक बच्चे ऐसा करते हैं, मतलब वोवेल लाइक नॉइजेस निकाल करके कम्युनिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस होगा। परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये किया था नॉम चॉम्स्की ने किया था। जो इन्होंने ग्रामर जनरेट की थी, तो उसी में इन्होंने परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट स्टैब्लिश किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल इज। एक्सप्रेसिव मतलब कि ऐसी लैंग्वेज स्किल जिससे कि खुद को एक्सप्रेस किया जाए, या फिर ऐसी भाषा का वो स्किल, वो क्षमता जिससे कि एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कौन सा डेवलपमेंट चैनल या फिर कौन सा चैनल बोलते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग, या फिर रीडिंग राइटिंग, या फिर लिसनिंग और रीडिंग, या फिर स्पीकिंग और राइटिंग। तो एक्सप्रेस करने के लिए या तो बोला जाता है या तो लिखा जाता है। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट के लिए जो चैनल है वो है स्पीकिंग राइटिंग चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्कैनिंग अ टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग द लैंग्वेज स्किल ऑफ। मतलब कि टेक्स्ट को स्कैन करना ये कौन सी लैंग्वेज स्किल के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है, लिसनिंग या फिर स्पीकिंग या फिर रीडिंग या फिर राइटिंग। स्कैनिंग अ टेक्स्ट मतलब क्या होता है, स्कैनिंग अ टेक्स्ट इसका मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर हो या फिर कोई कैटलॉग हो, उससे गो थ्रू होना, मतलब कि उस पर बस केवल एक झलक डालना, एक झलक डाल करके देखना। जैसे कि वैकेंसीज होती हैं, पेपर में वैकेंसीज देखना, या फिर कहीं पे अपना नाम सर्च करना, या फिर कहीं पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को ढूंढना, तो उसके लिए जो एक नजर पे पूरे पेज पर एक नजर डालकर देखी जाती है, इसी को स्कैनिंग अ टेक्स्ट बोलते हैं। तो स्कैनिंग अ टेक्स्ट, इससे कौन सी लैंग्वेज स्किल है जो कि डेवलप होती है, तो उससे रीडिंग की लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्पीकिंग एम्प्लॉयज द सीक्वेंसेस। स्पीकिंग क्या करता है, स्पीकिंग करने से क्या होता है, कंटेंट और एक्सप्रेशन होता है, या फिर एक्सप्रेशन कंटेंट, या फिर एक्सप्रेशन थॉट, या फिर एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। स्पीकिंग किस चीज को एम्प्लॉय करता है, कंटेंट के, पहली चीज कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, उसी कंटेंट का एक्सप्रेशन किया जाएगा। तो स्पीकिंग से क्या होगा, कंटेंट एक्सप्रेशन, ये सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द डिकोडर। ये आपके कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में है कि जो डिकोडर है वो किस चीज को कंसीडर करता है, रिसीवर इज कंसीडर्ड एज द डिकोडर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द लेटर्स इन अ वर्ड्स इन अ लाइन। किसी भी लाइन में द लेटर्स इन अ वर्ड्स मतलब वर्ड्स में लेटर्स का, द लाइन्स इन अ पेज शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टूगेदर, दिस इंडिकेट्स। इसमें आपका ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। लेटर लिखा हुआ है कोई, तो उस लेटर कोई वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड में लेटर्स को देखना, ठीक है। इसके अलावा कोई सेंटेंस लिखा है तो सेंटेंस में वर्ड्स का और पेज में लाइंस का, इनकी जो ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए, तब वो राइटिंग जो है वो अच्छी आती है। तो ऐसी राइटिंग के लिए, या फिर अगर ऐसा कुछ है, या फिर ये जो प्रिंसिपल है कि शुड नॉट बी क्राउडेड टू क्लोजली टुगेदर, ये सारी चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, सिंप्लिसिटी इन हैंड राइटिंग, या फिर यूनिफॉर्मिटी इन हैंड राइटिंग, या फिर स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग, या फिर ब्यूटी इन हैंड राइटिंग। तो ये होगा स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग। वर्ड्स में लेटर्स की स्पेस कितना होना चाहिए, सेंटेंस में वर्ड्स का स्पेस कितना होना चाहिए, पेज में लाइंस का स्पेस कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किस चीज को इंडिकेट करता है, स्पेसिंग इन हैंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रोल इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का जो रोल है उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं सही है। इंग्लिश हैज बीन द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ये सही है। इंग्लिश को कैसी लैंग्वेज माना जाता है भारत में, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि न्यायालय में, कोर्ट वगैरह में इंग्लिश को यूज किया जाता है, इस वजह से इसको इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। इंग्लिश इज अ विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, डेवलपमेंट के लिए लोग इंग्लिश को इंपॉर्टेंट मानते हैं, इस वजह से इंग्लिश को विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड भी बोला जाता है। इंग्लिश इज अ सोर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का सोर्स है इंग्लिश, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट ऑफ चैनल एच इज। तो लैंग्वेज स्किल को दो चीजों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल और दूसरा है प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव में क्या होता है कि दूसरों की बातों को हम रिसीव कौन कौन से तरीके से करते हैं, और प्रोडक्टिव में क्या होता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग किस तरीके की भाषा का यूज, मतलब किस स्किल का यूज करते हैं। तो यही है रिसेप्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव। पूछा गया है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट ऑफ चैनल, कौन सा होगा, लिसनिंग स्पीकिंग, या फिर रीडिंग राइटिंग, या फिर लिसनिंग और रीडिंग। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। या तो हम दूसरों की बात को सुनकर रिसीव करते हैं, या फिर दूसरों की बातों को हम पढ़कर रिसीव करते हैं। तो ये दोनों ही किस में आएगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। एलईडी मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि नोम चॉम्स्की ने दिया है। तो कहा है एलईडी जो है का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएट करता है, ये करता है चॉम्स्की से, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज एज अ सिस्टम इज कॉल्ड। ये एबिलिटी भाषा के बारे में सोच पाना,
तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा? मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, या फिर डिस्कोर्स एनालिसिस, या फिर बाइलिंगुअल अवेयरनेस, या फिर कंटेंट एनालिसिस। तो ये होगा मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। इसमें क्या होता है? किसी भी इंसान की एबिलिटी भाषा को समझ पाने की, किस तरीके से समझ पाने की, उसकी जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है, उस चीज के बियॉन्ड जाकर के सोच पाना, ये वाली जो एबिलिटी होती है, इसी को मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहा जाता है। पहली अवेयरनेस इसमें क्या होती है कि भाषा जो है वो सिर्फ सिंबल को डिनोट नहीं करती है, इसके अलावा इसकी मीनिंग जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाकर के भी कुछ हो सकती है। इस चीज का अवेयरनेस किसमें आता है? मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में आता है। इसके अलावा इसमें रूल्स आते हैं, और कहा जाता है कि जो इसके रूल्स हैं उसके स्ट्रक्चर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। डिफरेंट वेज में जो रूल्स हैं उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा है कि जिस भी मीनिंग के साथ कोई वर्ड लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसकी मीनिंग वही हो, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट को भी रेफर कर सकता है। मतलब कि वो किसी और संदर्भ, किसी और चीज के संदर्भ में भी हो सकता है। मतलब जनरली जो फ्रेजेस होते हैं वो इसमें आते हैं, मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में आते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड की मीनिंग लिखी होती है वो एग्जैक्ट उसका वही मीनिंग नहीं होता है, उसके बियॉन्ड जाकर के कुछ उसका कुछ किसी चीज को वो रेफर कर रहा होता है। जो फ्रेजेस होते हैं वो, तो वो किस में आएंगे? मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस होगी तभी हम फ्रेजेस को समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ये था हमारा 11th ईयर का पीवाईक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12th ईयर की पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।